तो स्वागत है आप सभी लोगों का इवन बैंकिंग क्लासेस के ऑफिशियल चैनल पे। और एक बार फिर हम लोग संडे मॉक टेस्ट सोल्यूशन के साथ इकट्ठा हो रहे हैं। लास्ट संडे आपको भी पता है कि लास्ट संडे आपने पेपर दिया है बीपीएसपीओ का, और उसके पिछले सप्ताह में कैलेंडर रिवाइज हो गया। तो कैलेंडर रिवाइज हुआ तो पढ़ने की स्ट्रेटेजी और मॉक लगाने के तरीके को भी हमें रिवाइज करना ही पड़ेगा। और अपकमिंग पेपर, जो सबसे पहला पेपर आपका 17 अगस्त को पढ़ा, वो पड़ गया आईबीपीएस पीओ का। तो अब हम लोग कंटिन्यू संडे को जिस तरीके से अच्छे से आरआरबी के लिए हम लोग लगे पड़े थे, पीओ क्लर्क की सीरीज चल रही थी हर संडे, उसी क्रम में अब उसी तरीके से और अच्छे से अच्छे कंटेंट के साथ आप हमारे साथ प्रैक्टिस करेंगे। अब एवरी संडे आईबीपीएस पीओ और क्लर्क की सीरीज बेहतरीन सवालों के साथ, अच्छे अच्छे मॉक टेस्ट के साथ, अच्छे अच्छे एग्जाम अप्रोच सोल्यूशन के साथ। ठीक, तो लास्ट संडे जो आपने मॉक दिया होगा वो दिखा होगा आपने 137 नंबर का मॉक होने जा रहा है अब अपनी कोचिंग में। और आईबीपीएस पीओ एग्जैक्ट एग्जाम पैटर्न। और मैं आपको एक बात मॉक शुरू करने से पहले सजेस्ट करना चाहता हूँ, छोटी सी बात, कि बेटा देखो, मॉक कराने का उद्देश्य केवल ये नहीं होता कि आपने कोचिंग ज्वाइन किया और मेरा फर्ज ये बनता है कि हम आपको मॉक कराएं। ऐसा कुछ भी नहीं है। मॉक कराने का फर्ज ये होता है कि मॉक के पेपर ये जो आप देते हो ना, इसका पोस्टमार्टम जरूर किया करो। अगर आपको इसका पोस्टमार्टम करने नहीं आ रहा है तो आप समझ लीजिए आप बहुत पीछे हैं। समझ रहे हैं बात को? मॉक मॉक का पोस्टमार्टम करने का मतलब ये होता है कि मॉक पोस्टमार्टम करने का मतलब ये है कि जो इसमें क्वेश्चंस आ रहे हैं इनको खुद से आपने बनाया, फिर मैंने आपको इनका एनालिसिस दिया। एनालिसिस के बाद जो क्वेश्चंस आपको अच्छे लग रहे हैं, या तो उनको काट के आप एक फाइल बना लीजिए, फाइल में लगा लीजिए, ताकि एक समय बाद बड़े अच्छे से क्वेश्चन इकट्ठा हो जाए। नहीं तो एक कॉपी बनाइए, उस पर लिखने की आदत डालिए। आप जरा सोच के देखिए कि पीओ के प्री में 100 क्वेश्चन आते हैं, और अब से लेकर जहां तक हम लोगों ने गिना कि कुल 8 मॉक यानी 8 संडे पड़ जाएंगे, 800 क्वेश्चन हो जाएंगे आपके पास। टोटल तो 800 हो जाएंगे। अब भैया अगर टोटल 800 हो जा रहे हैं तो एक बार ये सोचो, मैं अगर अपने सेक्शन क्वांट की बात करूं तो क्वांट में कितने क्वेश्चंस आएंगे? क्वांट में आपको पता है कि 35 क्वेश्चंस आते हैं। 35 इंटू 8 अगर किया जाए तो 8 बचे 40 हो जाएगा, 24 और 4 28, यानी 280 क्वेश्चंस। किसके? मैथ के। यार एक बात बताओ, तुम आज से मॉक लगाओ, केवल हम अपनी अपनी मॉक की बात कर लेना, संडे संडे वाला सब छोड़ दो। ठीक है, बाकी आप ऐसे दाएं बाएं लगाते रहते हैं, मॉक वगैरह आप लगाते रहते हैं, अच्छी बात है, मैं मना नहीं कर रहा, आप लगाएं। लेकिन अगर हमने 280 सेलेक्टेड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर ली है, तो हम ये कैसे कह सकते हैं कि इसके बाद जो पेपर में हम बैठेंगे, क्या 35 क्वेश्चन में से, आपको भी बहुत अच्छे से पता है बेटा कि 35 के 35 तो बनते नहीं है। 20 मिनट में जो गुड अटेम्प्ट जाता है, पेपर का लेवल इजी मॉडरेट डिफिकल्ट होने के बाद मैक्स टू मैक्स 22 टू 25 तक जा पाता है। 20 मिनट में एक जो सिकंदर होता है वो भी इतना ही बना पाता है। तो हम ये कैसे कह सकते हैं कि क्या 280 खतरनाक सवालों के बाद क्या मुझसे 20 से 25 क्वेश्चंस नहीं बनेंगे? बिल्कुल बनेंगे। लेकिन कब बनेंगे? जब आप एवरी संडे मॉक देंगे, अच्छे से आप मॉक का एनालिसिस हमारे साथ करेंगे, मॉक के क्वेश्चंस को दिमाग में रखेंगे, तब जाके क्वेश्चंस बनेंगे। ठीक है, तो ये एक छोटी सी बात थी जिसको आप बिल्कुल याद रखिएगा, तो बेहतर होगा आपके लिए। आइए करते हैं हम लोग मॉक का एनालिसिस। इसमें जो क्वेश्चंस आए थे, पहले क्वांटिटी एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस थे, 35 क्वेश्चन 35 नंबर 20 मिनट। रीजनिंग के फिर क्वेश्चन थे 35 क्वेश्चन 35 नंबर 20 मिनट, और इंग्लिश भी अब जुड़ जाएगा तो 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स के 20 मिनट में। ये हमारे पास पूरे के पूरे क्वांट का सेक्शन है। आओ देखो, सबसे पहले अगर आप इस मॉक को दिए होंगे तो आपने देखा होगा कि 1 नंबर से लेकर 5 नंबर तक क्वाड्रेटिक इक्वेशन लगाई गई थी। ठीक है, आपसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्वेश्चंस पूछे गए थे, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन मैं कभी नहीं बताता हूं, क्योंकि आपने अगर एक बार मुझसे पढ़ लिया है तो जीवन में क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कोई दिक्कत नहीं आएगी। आंसर की से आपने इसके आंसर जरूर मिला लिए होंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन से आगे बढ़ेंगे तो 5 क्वेश्चन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के खत्म होने के बाद ये एक नन्ही मुन्नी प्यारी प्यारी सी, बड़ी प्यारी सी, शानदार सी कैटलिस्ट की डीआई दिख रही होगी। ये कैसलेट की डीआई है। कैसे पता कि सर कैसलेट की है? तो कहानी सी लिखी हुई है, पैसेज सा लिखा हुआ है, तो कैसलेट होगा।
कैसलेट बनाने के दो ही रास्ते होते हैं, या तो बेटा कैसलेट, मैंने आपको कई बार ये बात समझाई है, या तो कैसलेट बनती है टेबल के फॉर्म में, या तो बनती है वेन डायग्राम के फॉर्म में। और ये पता कैसे चलता है? पढ़ने से। आप पढ़ेंगे तो पता चलेगा। अगर मैं भी पढ़ूं इसको तो क्या लिखा है इसमें कि देयर आर 900 स्टूडेंट इन अ कॉलेज, दे आइदर फ्रॉम वन आर मोर कैटेगरी, एबीसी, तीन कैटेगरी है एबीसी, सब मिलाकर टोटल 900 बच्चे हैं। ठीक है, 900 बच्चे पेपर में सम्मिलित होते हैं, मतलब कॉलेज में सम्मिलित होते हैं। आइदर फ्रॉम वन मोर कैटेगरी, कोई ना कोई एक एक बच्चा जो है, देखो ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है कि दे आर आइदर फ्रॉम वन और मोर कैटेगरी, सब लोग कम से कम एक कैटेगरी में है, या एक से ज्यादा कैटेगरी, वन मोर कैटेगरी लिखा है तो एक से ज्यादा कैटेगरी में है, और कैटेगरी है एबीसी। ठीक, तो मेरे समझ में ये आ गया कि ये वेन डायग्राम से होगा, मेरे समझ में तो आ गया। अगर आपके समझ में लेट आया हो तो लेट आने के लिए आप देखेंगे तो कुछ वर्ड्स ऐसे यूज किए गए हैं, ओनली ए एंड सी, ओनली ए एंड बी बट नॉट सी। तो ऐसे वर्ड्स का मतलब ही होता है कि ये वेन डायग्राम से बनेगी। तो मैंने आपके लिए एक प्यारा सा गोला बनाया, ये मैंने वेन डायग्राम के ये गोले बना दिए। आओ देखो, ये वेन डायग्राम ए बी और सी, ये तीन गोले मैंने बना दिए। ठीक है भैया, तीनों गोले के नाम रख लेते हैं। इसका ए रख लूं, इसका बी रख लूं, और इसका सी रख लूं। तो टोटल स्टूडेंट्स 900 है, और ये 900 बच्चे पूरे के पूरे कहीं ना कहीं एबीसी सब जगह इंगेज है, कोई ऐसा नहीं है जो बचा रह जाए। बिकॉज क्वेश्चन की पहली लाइन में लिखा था कि वन एंड मोर कैटेगरी एबीसी, मतलब एक या एक से ज्यादा कैटेगरी में ये कॉलेज के बच्चे इंगेज हैं। अब अगर हम अगली लाइन पढ़ें तो लिखा हुआ है कि द रेशियो ऑफ टोटल स्टूडेंट्स, ओनली ए, ओनली बी, ओनली सी, 2 3 5 दे रखा है। और आपको बहुत अच्छे से मैंने ये बात समझा रखी है कि ओनली ए का कॉलम, ओनली बी और ओनली सी का कॉलम क्या होता है, ये 2 है, तो ये 3 है, और ये मेरी जान 5 है। बता रखा है आपको, ये तीनों के तीनों रेशियो के फॉर्म में। इसके बाद उसने कहा कि टोटल स्टूडेंट इन ऑल थ्री कैटेगरी आर 50% ऑफ टोटल स्टूडेंट इन ओनली सी, जो तीनों कैटेगरी में पास होते हैं वो ओनली सी से, सी का 50% है। अब देखो ये एग्जाम अप्रोच, मैं आपको बताऊं, ओनली सी आपके पास 5 है, 5 का 50% आपको करना है, तो 5 का 50% करोगे तो 2.5 आएंगे, और 2.5 ये तीनों में पास होने वाले हैं। अब जब यहाँ बीच में 2.5 रख दोगे ना तो कैलकुलेशन का पार्ट ये बनाए। सही, ऐसी केस में करते क्या है, एक काम करो, 5 का आधा करना है ना, ये 2 3 और 5 एक साथ जुड़े हुए थे, तो आप एक काम करो, इसका डबल कर, इसका आप डबल कर दो। 5 का डबल आप ऐसे कहो कि सर हम इसको डबल कर देते हैं, 2 से गुणा करके मैं इसे 10 मान लेता हूं। तो इसमें भी करो 2 से गुणा, इसको 4 मान लो, और इसमें भी करो 2 से गुणा, इसको 6 मान लो। इससे फायदा ये हुआ कि आपको ओनली सी का आधा यानी 10 का आधा यहाँ 5 लिखने में कोई दिक्कत नहीं, 10 का आधा यहाँ 5 लिखने में कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे देखो, कह रहा है द सम ऑफ टोटल स्टूडेंट हु आर इन ओनली बी एंड सी बट नॉट ए, ओनली बी एंड सी बट नॉट ए। सेक्शन कौन सा होगा, विचार करने वाली बात, कि ओनली बी एंड सी आपको चाहिए बट नॉट ए, ये वाला सेक्शन होगा। ये इसको बोलेंगे ओनली बी एंड सी बट नॉट ए, ये हो जाएगा जिसमें बी और सी है लेकिन ए नहीं है। ठीक, आगे कह रहा है एंड द टोटल स्टूडेंट हु आर इन ओनली ए एंड सी बट नॉट बी इज 150। ए एंड सी बट नॉट बी का मतलब ये वाला सेक्शन, ये वाला, ये दोनों मिलाकर कह रहा है 155 है। ये मैं टिक कर रहा हूं, आप याद रखिएगा कि दोनों का जोड़ मिलाकर है 155। कैसे पता कि ये जोड़ है, ये लिखा हुआ था सम, ये ये लिखा हुआ था सम, तो दोनों का जोड़ मिलाकर है 55। अब उसने कहा आपसे कि द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु आर इन ए एंड बी बट नॉट सी, ए एंड बी नॉट सी मतलब इसकी बात कर रहा है वो, देखो इसकी बात कर रहा है, ये वाले सेक्शन की इसकी बात कर रहा है। कह रहा है ये जो है ये 30 कम है, 30 लेस देन द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट हु आर इन ओनली बी, ओनली बी यानी ओनली बी तो ये 6 दिख रहे हैं,
6 से ये 30 कम। तो एक समझदारी का काम ये है कि हम लोग क्या करें, इसको ले ले 6x, इसको ले लो 10x, इसको ले लो 4x, यह भी रेशियो उसी से 5x, तो इसको लिखना बनेगा 6x माइनस 30, 6x माइनस 30 इसको लिखना बनेगा। सही। अब जरा देखो, ये हमने पूरा पढ़ लिया। अच्छे, शुरू में एक बात पता थे कि जो 900 के 900 बच्चे हैं ये सारे के सारे इंगेज हैं, कोई भी इसमें खाली नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि ये जो अंदर अंदर का पूरा डेटा आ रहा है ये सारा जुड़कर किसके बराबर होगा, 900 के बराबर होगा। तो हमें अंदर अंदर का सारा जोड़ना है। हमने कहा जोड़ो इसको, तो 4x प्लस 6x माइनस 30 प्लस 6x प्लस 5x और प्लस 10x, अंदर अंदर का सारा जोड़ेंगे तो ये दिस इज इक्वल टू 900, राइट। आओ जोड़ते हैं जरा, 6 और 4 हो जाएगा 10, 10 10 20 हो जाएगा, 20 और 11 मिलाकर होगा 31, 31x इज इक्वल टू 900 माइनस 900। और अच्छे, हाँ एक चीज ध्यान रखना, ये छूट गया क्योंकि इन दोनों का सम भी तो था यहाँ। देखो ये इसमें 155 भी जुड़ेगा, अब जाके ये 900 के बराबर, ये 155 भी जुड़ेगा क्योंकि अंदर वाले इन दोनों की भी तो वैल्यू है 155, इन दोनों का जोड़ दे रखा था 155, तो वह भी जुड़ेगा, अंदर अंदर का पूरा जोड़ के 900 के बराबर। ठीक, तो अब जरा देखो 155 में से अगर 30 घटा देंगे तो बचेगा 125, और 125 प्लस में बचेगा 900 में से 125 घटाएंगे तो 5 हो जाएगा, 9 2 मिलाकर 7 हो जाएगा, और 9 में से ये हटा देंगे तो आपके पास 8। ठीक, तो ये बच जाएगा मेरे भाई 7, 7 बच जाएगा ना। हाँ बिल्कुल समय हो जाएगा। अब जरा देखो, तो अब लॉजिक पकड़ना आप, x की वैल्यू कितनी होगी, 775 बटा 31, 25 एकम 25, 25 तिया 75 और 2 77, यानी ये इससे कटकर कितना हो गया 25। x की वैल्यू कितनी आ गई 25, x की वैल्यू 25 आ गई। अब अगर x की वैल्यू 25 आ गई तो ये हमने पूरी डी को डिकोड कर लिया। जहां जहां x है ये देखो, ओनली b निकालोगे, कलर चेंज कर लूं ताकि आपको विजिबिलिटी में दिक्कत ना आए, ओनली b निकालोगे तो 25 में 6 का गुणा 150 होगा, 150 होगा। ओनली c निकालें तो 10x है, x की वैल्यू ये तो 250 होगा, 250 होगा। ये तीनों 5x तो 25 बचे 125, 125 हो जाएगा। ये 25 छका 150, ये 6x माइनस 30 निकाल रहा हूं तो 25 छका 150, 150 में से 30 हटा दो तो 120 ये हो जाएगा, और ये 4x ओनली, ये 25 चौका 100, ये हो जाएगा 100। ठीक है, अब ये सारी की सारी डी हमने डिकोड कर, ठीक है मेरे भाई, ये पूरी की पूरी डी आराम से हमने डिकोड कर सारा आ गया। ठीक, अब हमें इसके क्वेश्चन लगाने, तो आओ क्वेश्चन देखते हैं जरा, क्वेश्चन में क्या क्या दे रखा है। कैलकुलेट अगर एक बार डिकोड हो गई तो बड़े आराम से लग जाती है, कोई दिक्कत नहीं। और देखो पहला क्वेश्चन देखो क्या लिखा है, पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द टोटल स्टूडेंट इन ऑल 3 कैटेगरी एंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन कैटेगरी ए। अब सुनना ध्यान से, क्वेश्चन बड़े प्यारे प्यारे, बड़े प्यारे प्यारे क्वेश्चन है, आप देखना जरा ध्यान से इसको। ये कह रहा है आपसे, पहला क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन यानी मॉक के हिसाब से छठवां क्वेश्चन है, पेपर के हिसाब से छठवां क्वेश्चन है, डीआई के हिसाब से पहला क्वेश्चन। ठीक है, कह रहा है आपसे कि डिफरेंस बताइए टोटल स्टूडेंट इन ऑल 3 कैटेगरी। आपको बहुत अच्छे से पता है ये 5x बीच वाला, ऑल 3 कैटेगरीज दिस इज 125, 125। इसके साथ मुझे डिफरेंस बताना है किसका, द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन कैटेगरी ए। अब कैटेगरी ए, ओनली ए नहीं लिखा है, सुनना ध्यान से, ओनली ए लिखा होता तो 4x 100 होता जवाब। कैटेगरी ए का मतलब ये हुआ, कैटेगरी ए का मतलब हुआ ये कि ये पूरी की पूरी होती है कैटेगरी ए, ये पूरा। अब इस पूरे में मुझे ये तो पता है 4x का,
6x माइनस 30 की भी वैल्यू पता है 120, 5x की भी पता है, बट मैं ये कहां से लाऊं? क्यों क्यों नहीं ला सकते सर? इसलिए नहीं ला सकते कि ये कैटेगरी और ये कैटेगरी, इन दोनों का जोड़ 155 है, और मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि ये जो 155 इन दोनों का जोड़ है, तो आखिर हम कैसे बांटे इन दोनों को? क्योंकि कहीं दो चीजों का जोड़ 155 है, मुझे उसमें से एक चीज चाहिए, तो वो कैसे निकालेंगे जब तक कि वो ये ना कह दे कि दोनों कैटेगरी में बराबर है, या एक कैटेगरी दूसरे से 10 ज्यादा है, 50 ज्यादा है, ऐसी कोई इंफॉर्मेशन तो होनी चाहिए ना। तो कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है, और दोनों कैटेगरी का सम अगर 155 है, तो ये जो दूसरी वाली कैटेगरी है ना, इसको हम कह सकते हैं कि सर दिस इज वी कैन नॉट फाइंड, राइट? ये हम फाइंड नहीं कर पा रहे, जिसकी वजह से ये पहली वाला तो निकल गया, ये दूसरी वाली बात हमसे फाइंड नहीं हो रही है, जिसकी वजह से इस सवाल का प्यारा सा जवाब CND कहलाएगा। लॉजिक ये था, ठीक। अब देखो आगे, क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द रेशियो ऑफ द टोटल स्टूडेंट इन कैटेगरी बी टू दैट ऑफ इन कैटेगरी सी। क्वेश्चन नंबर 7, आपको चाहिए कैटेगरी बी। अब कैटेगरी बी उठाओगे फिर से, लॉजिक पकड़ना आप जरा ध्यान से, ये कैटेगरी बी है, ओनली बी बोलता तो मेरे पास था, ओनली बी बोलता तो 6x, ये ओनली बी, मुझे ये है कैटेगरी बी पूरी वाली, ये पूरी कैटेगरी बी। अब इसमें मुझे ये पता है, ये पता है, इधर का ये पता है, बट ये तो फिर से नहीं पता, ये फिर नहीं निकलेगा, क्योंकि इसका और इसका सम है 155, 155 ये दे रखा है, तो ये तो फिर नहीं निकलेगा, नहीं निकलेगा ना। तो जब नहीं निकलेगा तो अगेन हम कह देंगे कि सर CND, अगेन CND। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन कह दो सर सारा ही CND आएगा क्या, तो निकलेगा क्या फिर? देखो अगला, कहीं जहां डेटा होगा वहां निकलेगा। देखो क्या लिखा है, इफ इन ओनली कैटेगरी ए, क्या लिखा उसमें, ओनली कैटेगरी, और ओनली कैटेगरी ए दिस इज 4x यानी 100, 100, ये ये ओनली कैटेगरी ए 100, क्योंकि ए और ओनली ए, मैंने आपको बता रखा है ना कि मैं तुम्हें पसंद करता और मैं केवल तुम्हें पसंद करता, दोनों में फर्क, तुम मेरी हो और तुम सिर्फ मेरी हो, दोनों में, समझ रहे हैं? वही बात, कैटेगरी ए और ओनली कैटेगरी ए में फर्क है। तो ओनली कैटेगरी ए 4x मतलब 100, और ये हो गया 100, हमने रख लिया। उसने कहा कि इस कैटेगरी के 30% तो लड़के हैं, और 100 का 30% मतलब 30 हो गए लड़के, 30 हो गए लड़के। कह रहा है टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स इन कैटेगरी ए, तो कह रहा है गर्ल्स बता दो, अगर 30 लड़के हैं तो कोरिया का भी बच्चा बता देगा कि सर 70 उसमें लड़कियां हो जाए, 70 उसमें लड़कियां हो जाए। अब देखो अगला सवाल फिर से, क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट आर इन एट मोस्ट 2 कैटेगरी। क्वेश्चन नंबर 9, आपको जना फाइंड करना है एट मोस्ट 2, और जिनको ये कॉन्सेप्ट पता होगा वो बड़े आराम से निकाल लें। एट मोस्ट 2 का मतलब होता है अधिक से अधिक, अधिक से, एटमोस्ट का मतलब ही होता है अधिक से अधिक। और कॉन्सेप्ट अगर मैंने आपको पढ़ा रखा हो, याद हो, तो आप खुलेआम कह सकते हो कि सर इसको चला जाता है मैक्सिमम टू मिनिमम की तरफ, यानी मुझे 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 2 वाले भी लेने हैं, मुझे 1 वाले भी लेने हैं, ठीक। मुझे क्या नहीं लेना है, बस जो कोई नहीं पास हुआ सिर्फ वो लेना है, या 3 वाले नहीं लेने हैं। तो आप इसका लॉजिक ये लगा सकते हैं कि जल्दी करने का ये रास्ता मुझे दिख रहा है कि मुझे सर 2-2 वाले पहले लेने हैं, तो पहले तो मुझे ये लेना पड़ेगा 120, फिर इधर आएंगे तो 2-2 वाले में लेना पड़ेगा 155, ये दोनों लेना पड़ेगा। उसके बाद हमें यह भी लेना पड़ेगा 250, मुझे यह भी लेना पड़ेगा 150, और मुझे यह भी लेना पड़ेगा 100। 2 ले लिया, 1 ले लिया और 0 ले लिया, तो 0 तो मैं लेना ही नहीं है, क्योंकि 0 का मतलब ये है कि कोई भी क्या पास नहीं किया, ऐसा तो कोई पिक्चर ही नहीं थी। तो भैया हमें केवल ये 3 वाला छोड़ना है बस। अगर ये 3 वाला छोड़ना है, और आपको बहुत अच्छे से पता है
कि टोटल 900 स्टूडेंट्स आर अपियर इन ए स्कूल, ओनली 3 कैंडिडेट्स जो हैं तीनों पास हुए, सिर्फ उनको हटाना है। तो 900 में से 125 अगर केवल हम हटा दें, 125 हम हटा दें, तो ये कहने में कोई दिक्कत नहीं, ये कहने में कोई दिक्कत नहीं कि भैया 775 हमारे पास एटमोस्ट आ जाएंगे, 775, एक को हटा दिया, निकाल लिया। या फिर आप 100, 150, ठीक, 120, 250, और हाँ इनको, मतलब ये तीसरे वाले को छोड़कर अगर आप सबको जोड़ देंगे तो भी आराम से निकल जाएगा, इसमें कोई गड़बड़ नहीं। ठीक है, तो ये टोटल 5 क्वेश्चन थे, मैंने 4 लगा दिए, एक और बचा है, बड़े आप आराम से निकाल लेंगे कि फाइंड द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट आर इन ओनली वन कैटेगरी। केवल एक वाली बतानी है, तो ओनली वन में आप देख रहे होंगे कि 100 भी है ओनली वन में, बी के लिए 150 है, सी के लिए 250 है, बस ये तीनों जोड़ दीजिए, काम खत्म। ठीक, ये थे आपके प्यारी सी कैसलेट का जवाब। आगे नंबर सीरीज है। नंबर सीरीज को मैं हर बार आपसे कहता हूं, रीजनिंग का जो हैंडराइटिंग सोल्यूशन आपको मिलता है मंडे को, A1 बैंकिंग क्लासेस जो अपना टेलीग्राम ऑफिशियल चैनल है, एक A1 बैंकिंग क्लासेस जो टेलीग्राम का ऑफिशियल चैनल है, रीजनिंग के हैंडराइटिंग सोल्यूशन के साथ इस पे आपको नंबर सीरीज के पैटर्न जरूर हमारी तरफ से बता दिए जाते हैं कि किस नंबर सीरीज में कौन सा पैटर्न लगा है। आप अगर पहले से कर रखे हैं तो वेल एंड गुड, नहीं कर रखे हैं तो आप इस पैटर्न को देख लिया करें, क्योंकि नंबर सीरीज बेटा पैटर्न का ही खेल है। पैटर्न अगर समझ में आ जाएगा तो आप लगा सकते हैं। अब नंबर सीरीज से आगे बढ़ेंगे तो क्वेश्चन नंबर 16 आता है हमारे पास, और 16 नंबर क्वेश्चन में क्या है, आइए मिलके पढ़ते हैं, करते हैं इसको भी सॉल्व। लिखा है प्रेजेंट एज ऑफ ए इज 12 ईयर मोर देन सी, ए की उम्र सी से 12 वर्ष ज्यादा है, 12 वर्ष ज्यादा है, जबकि सी इज 3 टाइम यंगर देन बी, जबकि सी की उम्र बी से 3 वर्ष छोटा है। तो सी जो है वो बी से 3 वर्ष छोटा है। ठीक हो गई बात। द रेशियो ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ ए टू दैट ऑफ बी 6 और 5, ए से संबंध है बी का, 6 और 5 का संबंध इन्होंने बताया। तो कह रहा है फाइंड द सम ऑफ एज बी एंड सी 10 ईयर हेंस, बी और सी की 10 साल बाद उम्र का योग बताइए। आप जरा देखेंगे यहाँ पे तो आपको दिख रहा होगा बड़े प्यार से कि ए से बी तक का सफर जो है, अगर अंतर निकाले तो मामला पूरा प्रेजेंट का है, 1 यूनिट का अंतर। ये 1 यूनिट का अंतर इधर 12 दिख रहा है और इधर 3 दिख रहा है, तो गैपिंग देखेंगे तो ये 1 यूनिट बराबर आएगी किसकी, 12 3 होता है कितना, 9 के बराबर। 1 यूनिट अगर 9 के बराबर होगा तो 5 यूनिट कितना होगा, 45 के बराबर। 1 यूनिट 9, 5 यूनिट 45। आपने कहा कि जो सी है वो 3 वर्ष छोटा है बी से, यानी अगर ये 45 है तो ये कहने में कोई दिक्कत नहीं कि जो सी की करंट एज होगी वो 3 वर्ष कम, यानी ये हो जाएंगे 42। अब इन दोनों का सम कितना होगा, तो सम आपने कहा सर 87 होगा एट प्रेजेंट। लेकिन वो कह रहा है 10 वर्ष के बाद बताओ, वर्तमान से 10 वर्ष के बाद अगर दो लोगों की उम्र का योग बताना है, तो आपको पता है पहला व्यक्ति की भी उम्र 10 साल बढ़ती है, दूसरे की भी 10 साल बढ़ेगी। तो कहने में ये कोई दिक्कत नहीं कि सर 20 साल बढ़ जाएगी प्रेजेंट में, और ये जवाब हो जाएगा 107, 107। दिस इज द एग्जाम अप्रोच। इधर से लगाते उड़ा लेते इस सवाल को विद इन 20 to 25 सेकेंड। 107 इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा, कुछ भी गड़बड़ सही। आगे बढ़ो, अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17। इस तरीके के क्वेश्चन हमने आपको कई बार करा रखे हैं, आप गौर से देखेंगे सेम क्वेश्चन ना पता नहीं कितनी बार रिपीट होकर आता है, कितनी बार रिपीट होके आता है। तभी मैं आपसे कहता हूं कि आप जरा सा ना मॉक को सीरियस लिया करिए, सीरियस लीजिए। मॉक एक ऐसी चीज है जो बहुत कुछ सिखा देगा आपको, बहुत कुछ सिखा देगा, और तभी इतनी मेहनत आपके पीछे मॉक के साथ की जाती है।
जो कि आपको भी पता है कि शायद ही मुझे लगता है कि कोई मॉक के साथ इतनी मेहनत करता होगा, शायद मेरी नज़र में तो नहीं है कोई। हाँ, पढ़ाने के लिए अच्छा सब लोग पढ़ा रहे हैं, बट आपको भी ये बात मैंने बहुत क्लियरली बता रखी है कि बेटा पढ़ने और पढ़ाने से सिलेक्शन होना तय है, बट थोड़ा डिले है। साथ में अगर इस तरीके के अच्छे क्वेश्चंस बनाने की प्रैक्टिस हो जाती है तो बड़ा अच्छा होता है, चीजों को अचीव करना बड़ा ही आसान होता है। न जाने वो कौन सा दिन हो, न जाने वो कौन सा मॉक का टाइम हो, न जाने वो कौन सी अप्रोच हो जब हमारे सिलेक्शन में काम आ जाए और हम इस भीड़ में एक अलग हिस्सा अपने आप को बना पाए, इस भीड़ से अलग हट पाए। तो बहुत इंपॉर्टेंट। आइए इस सवाल को फिर से देखते हैं। ये सवाल SI CI पे बेस्ड कई बार करा चुका हूँ। कह रहा है ए और बी ने अलग अलग पैसे का इन्वेस्टमेंट किया है। ए ने इन्वेस्टमेंट किया है X रुपीज का, बी ने इन्वेस्टमेंट किया है X+900 रुपीज का। ये इनके इन्वेस्टमेंट। कह रहा है कि पार्टनरशिप का सवाल है, SI CI का नहीं, माफ करिएगा, पार्टनरशिप का सवाल है। कह रहा है कि आफ्टर 8 मंथ्स बी लेफ्ट द बिजनेस, 8 महीने बाद बी बिजनेस को छोड़ देता है। 8 महीने बाद अगर बी बिजनेस को छोड़ता है यानी बिजनेस में उसका पैसा 8 महीने तक लगा, एट द एंड ऑफ ईयर यानी बी का पैसा बिजनेस में 12 महीने तक लगा। आपको सभी को बहुत अच्छे से पता है कि कैपिटल इनटू टाइम इज इक्वल टू व्हाट, प्रॉफिट। कह रहा है होता क्या है कि टोटल प्रॉफिट 5800 रुपए का है, जिसमें से बी 1000 रुपए ज्यादा पाता है ए से। अरे बड़ा प्यारा सवाल, बहुत प्यारा सवाल। देखो, कह रहा है टोटल प्रॉफिट जो है 5800 रुपए का है, और जब इस 5800 रुपए के दो बंटवारे किए जाते हैं ए और बी को, तो कह रहा है बी को मिलते हैं ए से 1000 रुपए ज्यादा। जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन आए तो आप क्या करना, आपको इस 5800 रुपए को ऐसा बांटना है कि ए और बी में जब बांटे तो बी को ए से 1000 रुपए ज्यादा मिले। बस इतनी सी बात है ना। कॉपी खोल लेना, फाउंडेशन की करा रखा है इस तरीके के सवाल। मैंने आपको बता रखा है कि जब भी कभी ऐसा बंटवारा करना हो कि किसी पर्टिकुलर व्यक्ति को बाकियों से या अदर कैंडिडेट से पैसे ज्यादा देना हो, तो सबसे आसान अप्रोच इसको लगाने की ये होती है कि अगर इसको 1000 रुपए ज्यादा देना है ना, तो आप एक काम करो, बी को सबसे पहले 1000 रुपए पकड़ा दो 5800 में से। 5800 में से कह दो तुम ये 1000 रुपए पकड़ लो। अब जब 5800 में से 1000 रुपए पकड़ा दोगे तो रुपया बचेगा कितना, 48। दो लोगों में बांटना है ना, डिवाइडेड बाई 2 कर, डिवाइडेड बाई 2 करोगे तो 2400 रुपए आएंगे। 2400 रुपए इनको और दे दो और 2400 रुपए इनको दे दो, ए को दे दो, दोनों को 2400 दे दो। देखो क्या आएगा फाइनल फिगर, ए को मिलेंगे 2400 और बी को मिलेंगे 34। देखो, बी के पास ए से 1000 रुपए ज्यादा। ये तरीका होता है बांटने। मतलब आप ऐसे एग्जाम्पल याद रखना कि अगर 50 रुपए आपको 10 लोगों में बांटना है, 50 रुपए 10 लोगों में बांटना है, और कहा जाए कि 3 नंबर और 7 नंबर वाले व्यक्ति को 2 रुपए सबसे ज्यादा मिलना चाहिए, तो आप एक काम करो, 3 नंबर वाले को 2 रुपया दे दो पहले, 7 नंबर वाले को 2 रुपए दे दिए। 50 में से 4 रुपए कम होंगे, रुपए बच गए कितने, 46। 46 डिवाइडेड बाई 10 कर, सबको 4 रुपए 60 पैसे बांट दो, तो लास्ट में देखोगे 3 नंबर और 7 नंबर वाले के पास 2 रुपए ज्यादा होगा बाकी से। सबसे आसान तरीका होता है बंटवारा करने का, और ये अप्रोच अगर हमें पता होती तो हम शायद बड़े आराम से इस सवाल को लगा लेते। बताना क्या है इसमें, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, काम खत्म। कैपिटल इंटू टाइम, एक्स इंटू 12 अपॉन X+900 इंटू एक्स। ए का प्रॉफिट ए के सामने 2400, मैंने केवल 24 लिख लिया, और 3400 क्योंकि दोनों जीरो आपस में कट जाएंगे। ठीक है, दोनों जीरो आपस में कट जाएंगे, बस इसको सॉल्व कर लेते हैं, काम खत्म। 12 से इसको काट लेते हैं 2 बार। ठीक है भैया, और इसको काट लीजिए इससे, 2 से 17 दूनी 34, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 17x। ठीक, और ये हो जा रहा है आपके पास 8x प्लस 8×9 = 72। ठीक है, तो 17 में से आप 8 घटा दीजिए, 9 8 17 हो जाएगा, 9x की वैल्यू 7200, तो x की वैल्यू 9 8 72 800। 800 इस सवाल का
शानदार जवाब। इसमें ये वाली टेक्निक जरूर सीख के रखिएगा, काम करेगी। बेहतरीन पैटर्न है ये पीओ के हिसाब से, क्योंकि बांटने में टाइम लगता है और एग्जामिनर का एक ही उद्देश्य होता है कि टाइम ही आपका खराब करे, बस ये तरीका था इसको लगाने का। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 पेपर का मिक्सचर एलिगेशन का सवाल आपको दिख रहा है स्क्रीन पे। 18 नंबर क्वेश्चन। 18 नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है या वेसल कंटेन a vessel water is 25% of the milk। मेरा जो कंटेनर है उस कंटेनर में, ये कंटेनर है और इस कंटेनर में कह रहा है कि पानी की मात्रा दूध की मात्रा का 25%। मतलब अगर मिल्क 4 है तो वाटर 1 है। When 10 लीटर ऑफ मिक्सचर इज टेकन आउट, 10 लीटर मिक्सचर को निकाला जाता है। आप भी निकाल लीजिए, 10 लीटर मिक्सचर को निकाल लीजिए। 10 लीटर मिक्सचर निकालेंगे तो जनाब आप इस बात को बहुत अच्छे से जानते हैं कि ये 4 और 1 बनेगा। अगेन 25 लीटर ऑफ मिल्क इज एडेड इन द वेसल। 25 लीटर कह रहा है मिल्क को ऐड करो। 25 लीटर मिल्क, तो मिल्क हमेशा मिल्क में ऐड होता है और 25 लीटर मिल्क को ऐड करो। कह रहा है जब आप 25 लीटर मिल्क को ऐड करेंगे तो होगा क्या? द क्वांटिटी ऑफ मिल्क बिकम 400 मोर देन द क्वांटिटी ऑफ वाटर इन रिजल्टिंग मिक्सचर। दूध की मात्रा पानी की मात्रा से 400% अधिक होगी। 400% अधिक होने का मतलब कि अगर ये 1 होगी तो 400%, जैसे कोई चीज 100 है और 400% ज्यादा होगी तो वो 500 बनेगी। 1:5 बनेगी, 1:5 बनेगा। आगे आपसे कह रहा है बताइए फाइंड द इनिशियल क्वांटिटी मिल्क, लीटर में बताना है। स्टार्टिंग में मिल्क की मात्रा कितनी थी? आइए हम सब लोग मिलके लगाते हैं इस सवाल को। बड़ा प्यारा सा सवाल। आप देखो, आपने मिलाया है मिल्क, मिल्क मिलाया है तो वाटर का रेशियो चेंज नहीं होना चाहिए। नहीं है, बहुत अच्छी बात है। तो हम ये कह सकते हैं कि सर ये जो 1 यूनिट मिल्क इंक्रीज कर रहा है वो इस 25 लीटर की वजह से कर रहा है। 1 यूनिट मिल्क अगर 25 लीटर की वजह से कर रहा है, यानी 4 और 5 मिलाकर 5 यूनिट की वैल्यू 25 के हिसाब से कितनी हो जाएगी? 125 लीटर हो जाएगी। लेकिन ये इस लाइन के नीचे आ रहा है। अगर ये 125 हो रहा है तो कब हो रहा है? जब मैं ये 10 निकाल रहा हूं। तो अगर मैं इस 25 में ये 10 जोड़ दूंगा तो इनिशियल कंटेनर की वैल्यू 125 में 10 जोड़ने से 135 हो जाएगी, 135 लीटर। और ये जो 135 हो रही है ये क्या है? ये 4:1 में, 4 और 1 के अनुपात में दे रखा है। आपसे कह रहा है बताइए मिल्क की मात्रा इनिशियल, मिल्क की वैल्यू बतानी है जनाब। आप कह सकते हैं कि 5 यूनिट की वैल्यू 135, 1 यूनिट की वैल्यू 5 दूना 10, 5 सत्ते 35। ठीक है, 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35। तो 4 यूनिट की वैल्यू 27 गुणे अगर हम लोग 4 कर दें तो 7 चौक के 28 और 4 दूनी 8 तो 10, 108 लीटर। ये कहने में कोई दिक्कत नहीं है, कहीं से कुछ भी गड़बड़ा नहीं। बड़ा ही शानदार 108 लीटर इस सवाल का प्यारा सा जवाब। सब पढ़िए, ठीक, अच्छा क्वेश्चन। चलो आ जाओ आगे। देखो क्वेश्चन नंबर 19 देखिए। 19 नंबर क्वेश्चन देखो भैया सब लोग। 19 नंबर क्वेश्चन की पिक्चर क्या है? कह रहे हैं आपसे कि द सम ऑफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ 2 आर्टिकल ए और बी। 2 आर्टिकल है ए और बी, इनकी कॉस्ट प्राइस का सम नहीं, 350। कितना है कॉस्ट प्राइस नहीं पता, कॉस्ट प्राइस का सम दिया है। कह रहा है इनको दोनों को 60% मार्कअप करता हूं। कॉस्ट प्राइस इसका भी 60% बढ़ाया जाता है, ठीक है, और इसका भी मान 60% बढ़ाया। आपको ऐसा लग रहा है कि अगर दोनों का सम 60%, 350 है तो वह भी तो 60% बढ़ जाएगा? नहीं समझ पाए? मत समझो, जितना जानते हो उतना ही लगा के रखो। 60%। इफ मार्क प्राइस ऑफ आर्टिकल बी इज 80 मोर देन ए। तेरा जब 60% बढ़ाते हैं तो ये तो सीपी की लाइन थी,
और एमआरपी में जाके पिक्चर ये बनती है कि बी की जो एमआरपी है वो ए की एमआरपी से 80 रुपए ज्यादा आती है, 80 रुपए ज्यादा आती है। तो कह रहा है बताओ फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ ए। अच्छा ठीक है, देखो इसके दो सोल्यूशन है। एक तो ये कि बेटा अगर आप इसकी सीपी 60 बढ़ा रहे हो, इसकी सीपी 60 बढ़ा रहे हो, तो ये भी 60% बढ़ गया, या तो ऐसे लगाओ। अच्छे अगर आप ये सोच रहे होगे कि नहीं दिमाग ऐसा काम कर रहा है सर, 60 ये तो 120, तो मैं नहीं चाहूंगा कि आप उधर जाएं, आप इधर से आए बच्चों की तरफ मत जाए। सवाल जैसा सोल्यूशन वैसा बनाया करिए, मत परेशान हुआ करिए। 60% इंक्रीज होने का मतलब 60% होता क्या है, 3/5। और 3/5 होने का मतलब कि सर अगर ये 5x है तो 3 बढ़कर ये 8x बनेगी एमआरपी। यह भी अगर 5x है तो 3x बढ़कर 8x बनेगी, x नहीं फिर इसको y लेना पड़ेगा ना, दोनों को सेम वेरिएबल तो ले नहीं सकते, इसको y ले। इसको हम कहें कि सर ये 8y है, 5y है, देख ये 5y है तो 3 बढ़कर ये 8y हो जाएगा। अब उसने ये बोला था कि ये वाली जो एमआरपी है इससे, है ना, बी की एमआरपी ए की एमआरपी से 80 ज्यादा है। तो अगर बी की एमआरपी ए की एमआरपी से 80 ज्यादा है तो आप कह सकते हो कि सर 8y माइनस 8x इज इक्वल टू 80। तो ये भी कह सकते हो कि y माइनस एक्स इज इक्वल टू 80 नहीं बल्कि 10 हो जाएगा। ये एक इक्वेशन ये, और एक इक्वेशन यहां से दिख रही है कि सर 5x, ठीक है, देखना ध्यान से, 5x प्लस 5y इज इक्वल टू 350। एक तो यहां से तो x प्लस वाई की वैल्यू 5 से काट दो, 5 सते 35, 70, एक इक्वेशन में। तो ये हमारे पास दो इक्वेशन आ गई, और इन दो इक्वेशन को अगर हमें सॉल्व करना है तो हमें साफ साफ दिख रहा होगा कि अगर ये माइनस में है ये प्लस में है, तो आप कह सकते हो कि इस इक्वेशन और इस इक्वेशन को अगर सॉल्व किया जाए तो x और x कैंसिल होकर 2y की वैल्यू 70 और 10 मिलाकर 80 हो जाए। तो y की वैल्यू हो जाएगी कितनी, 40। अगर y की वैल्यू 40 आ रही है तो घटा दो, x की वैल्यू आ जाएगी कितनी, 30। आपसे पूछा था इस क्वेश्चन में कि बताइए कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल ए, और कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल ए कितना है 5x, x की वैल्यू आ गई कितनी, 30। तो आप कह सकते हैं कि सर 5 इंटू 30 इज इक्वल टू 150। फटाफट इधर से लगा लेते, बड़े आराम से आंसर आ जाता है। कुछ भी टास्क नहीं है, मैंने तो बहुत स्टेप बाय स्टेप लगा के आपको बताया, तो आपको लग रहा होगा सर कितना बड़ा, कितना बड़ा बड़ा नहीं है, ये लगाने का तरीका। अब इसमें जितना शॉर्ट कर सकते हैं कर सकते हैं, अब इतने ऐसे थोड़ी लिख के लगाया जाता है। फटाफट लिखिए, कम से कम लिखिए और फटाफट लगा लीजिए। सही हो गई बात, ये उड़ाने का तरीका। चलो आगे बढ़ते हैं। 19 के बाद क्या है क्वेश्चन में देखा जाए जरा एक बार। 19 के बाद ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल इज 108। इसका मतलब 2l प्लस बी की वैल्यू 108 है। तो l प्लस बी की वैल्यू 2 बचे 10, 2 चौक के 8, 54। लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज 40 दे रखा है, लेंथ दे रखा है तो ब्रेथ निकालो, माइनस 40 कितनी आ गई, 14 सेंटीमीटर आ गई ब्रेथ। कह रहा है बताइए हाउ मेनी, ये लाइन पढ़ना जरा, बड़ा अच्छी लाइन, ये लाइन पढ़ना, फाइंड हाउ मेनी सेमी सर्कल कह रहा है, ना कि सर्कल कह रहा है, ऑफ मैक्सिमम रेडियस कैन बी ड्रॉ इनसाइड द रेक्टेंगल। एक बार हिंदी भाषा में भी आपको पढ़ के समझाऊं मैं कि आयत के अंदर अधिकतम त्रिज्या की कितने अर्धवृत्त खींचे जा सकते। कह रहा बताइए कि आपको मैंने एक आयत की लंबाई और चौड़ाई तो दे दिया, लंबाई और चौड़ाई आपको मैंने ये दे दिया एक आयत की। आप बताइए कि इसमें कितने सेमी सर्कल बनाए जा सकते। आपको भी पता है कि सेमी सर्कल बनाने के या सर्कल बनाने के लिए बिना रेडियस के सर्कल ड्रॉ होता नहीं। या तो डायमीटर कहीं से निकले, या तो सर्कल निकले, या तो रेडियस निकले। अच्छे हमारे पास अगर लंबाई है और चौड़ाई है तो हम ज्यादा से ज्यादा ये डायगोनल तक जा सकते हैं,
समझ रहे हैं मेरी बात को? डायगोनल निकलेगा तो डायगोनल को हाफ अगर करेंगे तो इससे अगर बनाना शुरू कर, अंदर बनाना है ना कि बाहर बनाना है, तो इससे तो बाहर बनेगा, अंदर तो बनने से रहा ये देखो, जब यहां से नचाओगे ये रेडियस लेकर अगर, तो ये तो बाहर बाहर बनाएगा। अब वो कह रहा है अंदर अंदर बनाना है, तो अगर अंदर अंदर बनाना है तो ऑप्शन डी उठाना पड़ेगा, कैन नॉट डिटरमाइन। इसके लिए आप मुझे कोई डेटा दीजिए, पूरी चीजें डिफाइन नहीं की जा सकती। डायगोनल से रेडियस जरूर बन जाएगा, बट वो इनसाइड सर्कल ना होकर आउटसाइड सर्कल बनेगा। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? तो कैन नॉट डिटरमाइन, अपने पास डेटा पूरा नहीं। आगे आगे क्वेश्चन नंबर 21 देखो, 21 नंबर क्वेश्चन। 21 नंबर क्वेश्चन, द स्पीड ऑफ द रेशियो ऑफ अप स्ट्रीम एंड डाउन स्ट्रीम स्पीड ऑफ बोट, 3 और 5 का ये रेशियो। तो अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम का रेशियो 3 और 5 का है, ये स्पीड का रेशियो। ठीक, कह रहा था अप्रोक्सीमेट टाइम, बड़ा प्यारा सा, बड़ा प्यारा। और आपसे कह रहा है ये कि द अप्रोक्सीमेट टाइम टू कवर 60 किलोमीटर 3 मीटर डाउन स्ट्रीम एंड 60 किलोमीटर 2 मीटर अप स्ट्रीम इन 16 आवर्स 10 मिनट। ये जिसने इग्नोर कर दिया फिर वो गया काम से। अगर आपने इस लाइन को इग्नोर किया तो अब गए इस काम से। अप्रोक्सीमेट का मतलब ये है, वो ये कहना चाह रहा है कि मैंने लगभग जो टाइम देखा 60 किलोमीटर 3 मीटर गया। अब 60 किलोमीटर के आगे 3 मीटर क्या ही है यार। 1000 से भाग दोगे 3 मीटर को किलोमीटर बनाने के लिए क्या ही बनेगा। वो तो खुद ही कह रहा है अप्रोक्सीमेट। अप्रोक्सीमेट का मतलब ये हुआ कि ना मुझे इस 3 मीटर को ध्यान रखना है, ना इस 2 मीटर को मुझे मोटा मोटी ध्यान रखना, ना मुझे 16 घंटे को ये ध्यान रखना है 16 घंटे 10 मिनट। 16 घंटे के आगे 10 मिनट क्या ही है। वो एक लगभग लगभग टाइम आपको बता रखा है। आप एग्जैक्ट डेटा क्यों उठा रहे हैं? लगभग लगभग से खेलिए, बड़े प्यार से। आप ऐसे खेलिए कि 60 किलोमीटर वो डाउन स्ट्रीम में जाता है ना। कॉन्सेप्ट देखना कितना प्यारा बैठेगा। 60 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम में जाता है और 60 ही किलोमीटर अप स्ट्रीम में जाता है। तो अगर दोनों तरफ 60-60 किलोमीटर जाता है तो इसका मतलब 60 किलोमीटर अप स्ट्रीम और 60 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम का मतलब क्या हुआ? डिस्टेंस कांस्टेंट। और अगर डिस्टेंस कांस्टेंट तो स्पीड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/t। इट मींस दिस रेशियो इज 3 and 5। तो आप कह सकते हैं कि टाइम का रेशियो 5 and 3 हो जाएगा, होगा। अब दोनों टाइम जोड़कर कितना हो रहा है? 8 यूनिट हो रहा है, और यही 8 यूनिट तो इसके बराबर है। बताओ विक्रम, बात सही कह रहा हूं ना मैं? अगर ये कितना है 18, यही 8 तो 16 घंटे के बराबर है। और अगर अगर ये 8 16 घंटे के बराबर है तो 1 यूनिट की वैल्यू 2, मतलब 5 यूनिट की वैल्यू कितनी? 10 घंटे लगते होंगे अप स्ट्रीम जाने में और 6 घंटे लगते होंगे डाउन स्ट्रीम जाने में। सही हो गई बात। अब उसने ये बोला कि फाइंड द, फिर से उसने बोला कि अप्रोक्सीमेट टाइम ही बताइए आप, अगर नाव को अप स्ट्रीम में 37 किलोमीटर जाना है अप स्ट्रीम में तो कितना समय लगेगा। हमें अप स्ट्रीम की स्पीड पता चल जाए तो बड़े आराम से। अप स्ट्रीम में वो कितनी जा रही थी? 60 किलोमीटर, आना क्वेश्चन में। 60 किलोमीटर अगर कोई 10 आवर में जाता है तो अप स्ट्रीम की स्पीड कितनी होगी उसकी? कोई भी बता सकता है कि सर अप स्ट्रीम की स्पीड हो जाएगी 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल होगी। चलाना है इसको कितना? 37 किलोमीटर कह रहा है, तो कितना समय लगेगा? और समय हमसे सीधा ना पूछकर इसमें पूछा अप्रोक्स कितना समय लगेगा। तो दिस इज 37 डिवाइडेड बाई 6 एंड अगेन अप्रोक्सीमेटली व्हाट? 6 आवर्स। राइट आंसर। ये प्यारा सा सवाल जो प्रेजेंस ऑफ माइंड पे डिपेंड था, आपके सोचने की क्षमता अगर यहाँ से सही हो तो हम एक चीज ये नहीं सीख सकते थे कि अगर एग्जाम में इस तरीके के क्वेश्चन में डेटा कैलकुलेट कराता है तो हमें पूरा कन्वर्जन नहीं करना है, बल्कि ये ध्यान रहे कि हमें सिर्फ और सिर्फ उसके एक्चुअल डेटा से काम चलाया जाए। छोटे छोटे डेटा
10, 20, 25, 50, 60 किलोमीटर के आगे 2-3 मीटर 4 मीटर कुछ भी नहीं, वो 60 के ही बराबर है घूम फिर के, बाकी कुछ भी नहीं। क्लियर? चल आगे बढ़े, देखा जाए क्या है आगे। आओ अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 22 देखो आप। क्वेश्चन नंबर 22 देखना सब लोग। 22 नंबर क्वेश्चन क्या है, 22 नंबर क्वेश्चन ये कह रहा है, द स्टेशन बी लाई बिटवीन ए एंड सी, ए और सी के बीच में कहीं पड़ रहा होगा बी। लाई बिटवीन बी का मतलब होता है ठीक बीचों बीच नहीं, बीच में पड़ा। डिस्टेंस बिटवीन ए टू बी 400, ए से बी तक की दूरी 400 है, ठीक। एंड डिस्टेंस बिटवीन बी एंड सी 375, डिस्टेंस बिटवीन बी एंड सी 375 किलोमीटर बी से सी के बीच की दूरी। द टाइम टेकन बाय ट्रेन टू कवर अ डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी एंड डिस्टेंस बिटवीन बी एंड सी सेम। ए से बी में जो समय लगता है, ध्यान रखिएगा ये पॉइंट शुड बी नोटेड, इधर जो समय लगता है टी घंटे और बी से सी तक जाने में जो समय लगता है ये दोनों समय बराबर, दोनों समय बराबर है, ये ध्यान रखें। द स्पीड ऑफ ट्रेन टू कवर अ डिस्टेंस ऑफ ए टू बी 40 किलोमीटर पर आवर, ए टू बी अगर ये 40 किलोमीटर पर आवर की चाल है यहां से यहां तक, 400 किलोमीटर की दूरी है, 40 की स्पीड, तो कोरिया का भी बच्चा बता देगा कि टाइम कितना होगा, 10 आवर्स। यानी ए से बी तक जाने में, ए से बी तक जाने में कितने घंटे लग रहे हैं, 10 घंटे। तो अभी हम लोगों ने कहा था इधर भी सेम लगेंगे, तो इधर भी लगेंगे कितने, 10 ही घंटे लगेंगे। बात ये हमने निकाल लिया 10 आवर्स, ठीक हो गई बात। आगे बढ़ो, कह रहा है then find the difference between the average speed of the train and the speed of train by which it cover a distance of B and C। एवरेज स्पीड ऑफ द ट्रेन, मैंने आपको पढ़ा रखा है ये बात कि एवरेज स्पीड का मतलब होता क्या है। एवरेज स्पीड का मतलब टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम होता है। कब, जब डिस्टेंस अलग अलग। तो टोटल डिस्टेंस की अगर आप बात करेंगे तो 400 किलोमीटर ये है और 375 किलोमीटर ये है, तो टोटल डिस्टेंस हो जाएगी मेरे भाई 775, जैसे टोटल डिस्टेंस। और टोटल टाइम की बात करेंगे तो 10 घंटे इधर और 10 घंटे इधर, तो ये हो जाएगा 20 घंटे। इसके साथ डिफरेंस आपको बताना है कि बी से सी तक की जो दूरी, बी से सी तक की जो दूरी है उसको किस स्पीड से ट्रेन ने तय किया। तो आप कहोगे सर 200 375 किलोमीटर की दूरी को 10 घंटे में तय किया होगा, तो ये स्पीड होगी। अब जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, यही लिखा था टू कवर अ डिस्टेंस बिटवीन बी एंड सी, हाँ बी एंड सी। अब जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास दोनों 775 और 20, 375 और 10, हाँ बिल्कुल, दोनों तरफ या तो 2 का मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आसान हो जाएगा डिफरेंस लेना, या फिर आप ऐसे देखें तो 10 के डिवीजन करने पर ये 37.5 बन जाएगा, बन जाएगा। और अगर हम इसको 10 से डिवीजन ना करके बल्कि 2 से काटे तो 2 तिहाई 6, 2 अठे 16, 2 सते 14, ठीक, और 2 बचे 10, ये हो जाएगा 10 की बात करने पर, ठीक हो गया 38.75। और इन दोनों के बीच का डिफरेंस अगर लिया जाए तो 5 आ रहा है, ठीक है, 7 और 5 मिला के 2 आ रहा है, एक चला गया तो 36 और एक दिस 1.25, 1.25 राइट आंसर, 1.25, ठीक है भैया। आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर 23, 23 नंबर क्वेश्चन देखो, कह रहा है एफिशिएंसी ऑफ रितु इज 60% मोर देन राकेश। रितु जिंदगी में आई और इसने अपनी
एफिशिएंसी बताइए कि मेरी एफिशिएंसी राकेश से 60% ज्यादा है। 60% मतलब 3/5, ये 5 फोड़ सकता है तो ये 8 फोड़ सकती है। दिस इज द एफिशिएंसी। अब इसने बोला सवाल में कि डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ डेज टेकन बाय देम टू कंप्लीट अ वर्क इन 18 डेज। दोनों को यही कॉन्सेप्ट, यही पीओ है एग्जैक्ट। मैं आपको बताऊं यही पीओ, ये जो अगली लाइन है ना, यही पीओ है। यही मैं आपको समझाना चाह रहा हूं कि बेटा यही पीओ है। ये अगली लाइन ने ये डिसाइड कर दिया कि सवाल को किस मोड़ पर ले जाना है। ये जो वर्क इन 18 आवर्स लिखा है, कह रहा है जब दोनों काम को करते हैं तो उनके दिनों में अंतर 18 दिन का आता है। इसका मतलब दोनों काम को सेम करते हैं, और अगर सेम काम को करते हैं तो डेज इज इक्वल टू वर्क अपॉन एफिशिएंसी में अगर वर्क कांस्टेंट हुआ तो डेज का उल्टा एफिशिएंसी, और एफिशिएंसी का उल्टा डेज होता है। अगर ये एफिशिएंसी है तो चीकू भैया एक बात मुझे बताओ कि डेज का क्या होगा रेशियो, फिर 5 और 8 होगा दिनों में अनुपात। और अगर दिनों में अनुपात होगा तो अंतर 3 यूनिट होगा, और ये 3 यूनिट ही बराबर है किसके, 18 डेज के बराबर है। अगर 3 यूनिट 18 दिन के बराबर है तो 1 यूनिट 3 6 के 18, 6 बचे 30 दिन इनको लगेंगे, ठीक है, रीतु को। और इनको लग जाएंगे कितने दिन, 8 6 के 48 दिन इनको लग जाएंगे। 48 दिन इनको लग जाएंगे। सही हो गई बात। अब जरा देखो इसके बाद इन्होंने कहा कि एफिशिएंसी ऑफ राहुल इज 12.5% लेस देन रीतु। कह रहा है कि जो राहुल एक नई एंट्री जीवन में, कह रहा है कि इनकी जो एफिशिएंसी है राहुल की, ये 12.5% कम है किससे, रीतु से। रीतु की एफिशिएंसी कितनी है, 8। 8 का अगर 12.5% मतलब 1/8 कोई करेगा तो कहेगा सर 1 कम होकर राहुल की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी भैया, 7। 8 ना होकर 7 हो जाएगी। 1 यूनिट कम, 8 का 12.5% 1 होगा, और 1 कम होकर कितनी हो जाएगी, इसकी 7 हो जाएगी। कह रहा बताइए टोटल टाइम टेकन ऑल द 3 टुगेदर कंप्लीट द वर्क। अगर सब लोग मिलकर काम को करेंगे तो पूरा समय कितना लगेगा। आप जरा देखिए एक बार ध्यान से कि रीतु 8 यूनिट काम कर सकती है, ये एफिशिएंसी, और रीतु को दिन कितने लगते हैं, 30 दिन। तो टोटल वर्क कितने हो गए, टोटल वर्क 8 के हिसाब से अगर 30 दिन फोड़ेगी तो ये हो गया हमारे पास टोटल वर्क। और इस टोटल वर्क को अगर सब लोग मिलकर कर रहे हैं, ऑल 3 लिखा हुआ है, तो कितना समय लगेगा। अगर हमें ये जानना है कितना डेज लगेगा तो हमारे पास टोटल वर्क है 8 गुणे 30, और सब लोग अगर मिलकर करेंगे तो 8 5 13, 13 और 7 हो जाएगा 20। 20 की एफिशिएंसी से काम होगा। कटने के बाद ये 4 होगा, और 4 से 3 का मल्टीप्लाई करके 12 होगा। प्यारा सा सवाल, बढ़िया क्वेश्चन, ठीक है। 12 डेज राइट आंसर। बढ़िया क्वेश्चन, कहीं कोई गड़बड़ी नहीं, सब बढ़िया शानदार। चलो आगे बढ़ते हैं। आओ क्वेश्चन नंबर 25। 25 कह रहा है आपसे कि ए एनुअल सेविंग 15% 20% ऑफ हिज इनकम इन 2017 और 2018। ए है 17 और 18, 2017 और 2018 की पिक्चर है। कह रहा है ये जितना भी कमाते होंगे, इनकम का अंदाज नहीं है, इनके इनकम का अंदाज नहीं है, लेकिन ये जरूर कह रहा है कि अपनी आमदनी का, देखना अच्छा सा क्वेश्चन, अपनी आमदनी का 15% और अपनी आमदनी का 20%, 20%। 15% और 20% ये क्या करते हैं, सेविंग करते हैं, ठीक। अब जरा समझ, ये तो इनकी सेविंग वाली पिक्चर है, 15% और 20%। कह रहा है एक ही एनुअल सेविंग 4500 है, ठीक है। 4500 नहीं, माफ करिएगा, 45,000 ये एनुअल सेविंग। तो कह रहा है बताओ 2017 की, कह रहा है 18 फाइंड द अमाउंट सेव्ड इन
इन 2018, आप बताओ 18 में इसकी सेविंग कितनी होगी। अच्छा मुझे एक बात बताइए, पता नहीं क्या किया आप लोगों ने, मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे एक बात बताइए, अगर इसकी सेविंग 45,000 है एनुअल, और एनुअल सेविंग है 15%, तो आप ये जरूर कह सकते हैं कि 15% की वैल्यू 45,000 हो। 100% निकालेंगे तो एक ही इनकम निकल जाएगी 2017 निकल जाएगी। आपको बताना है 2018 की इसकी सेविंग। सेविंग आपको 18 की चाहिए इनकम। अब ये इनकम तो कहीं भी नहीं पता है, ऐसा तो उसने बोला नहीं था कि 17 और 18 की इनकम सेम सेम है, ऐसा तो बोला नहीं। अगर वो कहता कि 17 और 18 की इनकम सेम सेम है, दोनों सेम है, तो यहाँ से 100% निकाल कर और आप यहाँ से रख के 20% पे सेविंग निकाल लेते। या तो वो ये कह देता कि 2018 की जो इनकम है 2017 की इनकम से 10, 20, 25, 50% ज्यादा है, तो भी हम निकाल लेते। तो उसने ऐसा कोई कनेक्टिविटी दिया ही नहीं 17 से 18 में आने के। उसने बस बात इतनी कह दी कि 15% की सेविंग है ए में, ए ने करता है 17 में, 20% की सेविंग करता है 18 में, लेकिन अपनी अपनी 17 और 18 की इनकम के हिसाब से। 17 की इनकम तो निकल रही है, 18 की निकल नहीं रही है। तो रमजान एक बात याद रखना कि जब भी कोई दो दिल आपस में नहीं मिलते हैं, कोई भी चीज आपस में नहीं मिलती है, तो हमेशा वहां क्या होता है, सीएनडी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? सीएनडी। जहां दो चीज का आपस में तालमेल ना बैठे, चाहे वो रिश्ता हो या सवाल, चीकू भैया हंस रहे हैं हमारे सामने बैठकर, हमेशा बोलते हैं इसको क्या, सीएनडी, कैन नॉट डिटरमाइन। क्लियर? बहुत बढ़िया, चलो आगे आओ, देखा जाए क्या है। अरे फोटो वोटो बनी है इसमें, क्या है भैया ये, बहुत बढ़िया। आओ आइए जरा एक बार और मेहनत की जाए, बढ़िया सी डीआई। आओ देखो जरा इस डीआई की पिक्चर क्या है, एक बार समझना सब लोग। बढ़िया सी डीआई है, इसको देखा जाए हम लोग क्या कह रहा है इस डीआई में, सीन क्या है इसको देखो। मैंने हर बार आपको समझाया है कि डीआई का एक ही लॉजिक है, ग्राफ पहले पढ़ो। जब तक ग्राफ अच्छे से पढ़ोगे नहीं डीआई आएगी। लिखा है डीआई में कि इस ग्राफ में इन्होंने ये बताया कि द बार ग्राफ गिवन बिलो शो द अमाउंट, ब्रैकेट में लिखा है 000, यानी जो भी अमाउंट आएगा उसके आगे 3 जीरो लगा लिया जाएगा, ऑफ टैक्स पेड बाई 3 डिफरेंट पीपुल। रीड द डेटा केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस। ध्यान से पढ़िए और जवाब दिए, बस इतना ध्यान रखना है। ये जो बार ग्राफ है ये पूरा पूरा टैक्स पेड का है, और जो भी डेटा आपको इसमें निकल कर आए उसके आगे 3 जीरो लगा लीजिएगा। 3 जीरो लगाने का मतलब 1000 माना जाए। जैसे 20 अगर निकल कर आ रहा है तो 20 के आगे 3 जीरो लगाएंगे, 20,000 बोलेंगे टैक्स की वैल्यू, ना कि 20 रुपए बोलेंगे। अब जरा देखना इस ग्राफ को अगर हम लोग समझें तो ग्राफ ये समझ में आ रहा है कि सर देखो, तरुण, अपूर्व और मयंक, 3 लोग हैं। 2018 और 19 में जो टैक्स पे करते हैं उसका ये बार ग्राफ का आंकड़ा है। अगर आंकड़े को गौर से देखा जाए तो 0 से लेके 10 के बीच में 1, 2, 3, 4, 5 लाइनें हैं, यानी प्रत्येक लाइन दो दो की है ना। 1, 2, 3, 4, 5, हर लाइन दो दो की है। तो आप देखेंगे तरुण ने कितना टैक्स पे किया है, 20, और 2 22 और ये 24। तरुण ने 2019 में कितना पे किया है, 30। 30 नहीं, 30 के आगे 2 जीरो, सॉरी 3 जीरो, तो 30 के आगे 3 जीरो कर दोगे 30,000 हो जाएगा। अपूर्व ने 2018 में कितना पे किया है, 50 नहीं, 50 के आगे 3 जीरो यानी 50,000। इस तरीके से इस ग्राफ को बैलेंस किया गया है। मैं चाहता हूं बार बार ग्राफ पे ना आना पड़े, तो मैं ग्राफ का डेटा एक जगह लिख ले रहा हूं। आपको लिखने की जरूरत नहीं थी, आप तो ऐसे ही लगा लिए होंगे, मुझे पता है आप लोग बहुत अच्छे हैं। तरुण है, अपूर्व है और मयंक है ना, इनका डेटा मैं लिख लेता हूं ताकि बार बार इधर आने की ग्राफ पे ना जरूरत पड़े, इसलिए मैं लिख लेता हूं। 2018 और 19, 18 और 19 ये मैं अपने लिए लिख रहा हूं, आप मत लिखिएगा, आपको जरूरत नहीं। तरुण 2018 की बात करेंगे तो ये होगा 22, 22 दो 24, 24। तरुण 2019 30, 30 मतलब 30,000। अपूर्व 2018 50,
और अपूर्व 2019 60 60। मयंक 2018, मयंक 18, ये है मयंक, और मयंक 18 तो 30 32 34 36 36 36, और मयंक 19 40। ये मैंने लिख लिया। अब इसके अलावा और कुछ है नहीं ग्राफ में, तो सीधा हम आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन पर। आओ देखो, क्वेश्चन क्या था, टैक्स की डीआई और अच्छी डीआई। देखो क्या लिखा हुआ है, समझना बहुत ध्यान से। इन्होंने कहा कि अपूर्व पेड इनकम टैक्स एंड जीएसटी इन 2019 यानी 2019 में इन द रेशियो ऑफ 7:3। अपूर्व ने 2019 अपूर्व 2019 में 7 और 3 के रेशियो में, सुनना बहुत ध्यान से, 7 और 3 के रेशियो में वो टैक्स पे करता है। देखो जो ग्राफ था आपके पास ना, ये टैक्स का ग्राफ था, तो टैक्स में ही जीएसटी भी आ जाएगा, टैक्स में ही इनकम टैक्स भी आ जाएगा, टैक्स में ही सीजीएसटी भी आ जाएगी। तो वो ये कह रहा है कि अपूर्व जो है, क्वेश्चन नंबर 26 देखना ध्यान से, लैंग्वेज का खेल है, इस डीआई में कुछ भी नहीं। अपूर्व जो है 2019 में बात चल रही है, अपूर्व और ईयर है 2019 में जो टैक्स पे यानी इनकम टैक्स और जीएसटी, इनकम टैक्स और जीएसटी जो वो पे करता है, ये 7 और 3 के अनुपात में है, यानी टोटल उसने टैक्स पे किए कितने, 10, और यही 10 टैक्स बराबर टैक्स पे कितने किए, 60। यही 60 बराबर है 10 के, या 10 बराबर है 60 के। दो तरीके के टैक्स पे किए थे, और टैक्स की वैल्यू कितनी है, 60,000 रुपए पे किए थे। तो 10 बराबर हुआ 60 के, एक बराबर हो गया 6 के। तो इसका मतलब इसने इनकम टैक्स 7 6 के 42, 42 नहीं बल्कि 42,000 पे किए हैं, और जीएसटी जो उसने पे की है वो क्षेत्रीय 18 यानी 18,000 इन्होंने पे किया। आगे कह रहा है फाइंड द सम ऑफ इनकम टैक्स पेड बाय अपूर्व, इनकम टैक्स पेड बाय अपूर्व यानी 42 19, एंड टैक्स टोटल टैक्स पेड बाय तरुण इन 2018। तरुण 2018 में टोटल टैक्स कितना उसने पे किया है, दोनों का सम बताना है। अब 2018 में टोटल टैक्स तरुण ने कितना पे किया, 24, इन दोनों का सम बताना है। तो 4 2 6 और 4 2 6 66, ठीक है 66। ध्यान रहे आगे 3 जीरो लगाना नहीं भूलेंगे, तो ये हो जाएगा 66,000। इस सवाल का सही जवाब 66,000, बिल्कुल सही जवाब। टैक्स का मतलब हर तरीके के टैक्स होते हैं, ठीक है, टैक्स का मतलब हर तरीके के टैक्स होते हैं, और जो टैक्स के वेरिएशंस है, इनकम टैक्स, जीएसटी, ये सारी उसने बताया। हमने आपसे कहा कि 20,000 रुपए मैंने इस महीने टैक्स दिया, तो सिंपल सी बात है कि मैंने, शायद हो सकता है कुछ उसमें इनकम टैक्स दिया हो, कुछ जीएसटी दिया हो, सब जोड़ जाड़ के टैक्स ही तो गया। तो टैक्स के ही तो अंदर सारी चीजें आएंगी ना, उसमें अलग अलग क्या ही बताना है। तो ये एक सवाल क्वेश्चन नंबर 26 था। आगे देखिए जरा एक बार 27 नंबर देखिए एक बार। 27 देखो, 27 नंबर क्वेश्चन देखो। 27 कह रहा है कि टोटल टैक्स पेड बाय तरुण, टोटल टैक्स पेड बाय तरुण इन बोथ ईयर इज व्हाट पर्सन। तरुण बोथ ईयर, तो देख रहे होंगे आप 18 19 का बोथ ईयर कितना हो रहा है तरुण का, तरुण का बोथ ईयर 24 + 30, तो आप जोड़ के कह सकते हैं 54। कह रहा है ये डेटा मोर आर लेस, है ना, मोर आर लेस कितने प्रतिशत लगभग बताना है, कम या ज्यादा है किससे, टोटल टैक्स पेड बाय मयंक इन बोथ ईयर, मयंक इन बोथ ईयर। तो मयंक बोथ ईयर मतलब 36 + 40, इट मीन्स 76। 76 मतलब 2 दूना 4, 2 सत्ते 14, ठीक है, 2 तेई 6, 2 अठे 16,
38 से इसको बताना है ये कम या ज्यादा, तो कम ही दिख रहा है, परसेंट लेस दिख रहा है, परसेंट लेस। 27 10 37 यानी 11 कम 38 से इंटू 100, तो अप्रोक्स बताना है, तो कटेगा नहीं पूरा, ये कंफर्म ही दिख रहा है मुझे। 11/19 50, 5 × 11 × 5 = 55, 550/19, 550/19 यानी हम ये कह सकते हैं कि वो 550/19, 19 × 38 2 8, ठीक, 9 और 19 चौके कितना हो जाएगा 76, 28.94 आ रहा है। ऑप्शन क्या दे रखा है, हाँ सही है ना, अप्रोक्स लिखा हुआ है, तो अप्रोक्स लिखने का मतलब ये हुआ भैया कि आप इसको 29% कंसीडर कर सकते, 29% इसको कंसीडर कर सकते, ठीक है। ये ऐसे लगाएंगे इस डीआई को, क्या है ये, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द टोटल टैक्स पेड बाय अरुण, सॉरी अपूर्व इन बोथ ईयर एंड टोटल टैक्स पेड बाय मयंक एंड तरुण इन 2029, ये आप लगाइएगा, ये बीच के दो सवाल आप लगाइए। ये एक बड़ा सा क्वेश्चन है, मैं लगा दे रहा हूं, नहीं तो आप कहेंगे कि छोटा छोटा अपने लगा लेते हैं और बड़ा वाला हमारी खोपड़ी पे रख देते हैं, तो ऐसा नहीं। ये बड़ा क्वेश्चन है, मैं लगा रहा हूं, लेकिन ये बड़ा आसान है। आपको लग रहा होगा कि बड़ा है इसलिए सर लगाने जा रहे हैं, है बड़ा आसान। हाँ, क्वेश्चन नंबर 30 मैं लगा देता हूँ। अरे यार कहाँ चला गया, ये लेना पड़ेगा ना इसको, तो चलो क्वेश्चन नंबर 30 लगा, ठीक। 30 नंबर क्वेश्चन को देखो बहुत ध्यान, कह रहा मयंक पेड 1/4 ऑफ हिज इनकम, अपनी इनकम का 1/4 मयंक टैक्स एज ए टैक्स इन 2018, तो आप भी कह सकते हो कि मयंक अगर अपनी इनकम का 1/4 अगर वो टैक्स पे कर रहा है, तो आप कह सकते हो कि सर इसकी इनकम जो है वो 4 होगी। तो टैक्स इसने पे किया 2018 में कितना, 1 यूनिट, और इसी 1 यूनिट की वैल्यू 2018 की बात है ना, मयंक की बात है, 2018 की बात है, 36, 1 यूनिट अगर 36 के बराबर है तो 4 यूनिट की वैल्यू 36 × 4 कर दो, 36 से गुणा कर दो, यहाँ कितना हो जाएगा, 6 चौके 24, 2 कैरी 12 तो 14, ये आया। ध्यान रखिएगा इन सबके आगे 3 जीरो है हमेशा, है ना, 3 जीरो हमेशा डेटा के आगे होगा, ये रुपीज है। ये क्या आ गई, ये आ गई मयंक की इनकम, समझे आप मेरी बात को, ये आ गई मयंक की इनकम। अब उसने कहा कि हिज इनकम इज इंक्रीज्ड बाई 25% इन 2020 ओवर द 2018, 18 से 20 में उसकी इनकम इंक्रीज कर जाती है। तो अगर 18 की इनकम ये है, तो 20 की इनकम कितनी होगी, उसकी इंक्रीज करेगी, तो 144 का अगर कोई चीज 25% इंक्रीज कर रही है, यानी वो 125/100 बन जाएगी। 5 बचे 25, 25 चौका 100, 25 बचे 125, 4 से काट दे, 4 तिहाई 12 हो जाएगा, ठीक है, 4 तिहाई 12 हो जाएगा, दो जाएगा 4 छके 24, तो 5 6 बचे 30, 3 5 तिहाई 15 और 3 18, ये पता है इसके आगे 3 जीरो है, इस बात का ध्यान रखिएगा। ये इनकम आई मयंक की 2020 की, इंक्रीज करा दिया, तो ये इनकम आ गई 2020 की, और ये उसकी इनकम है 2018 की। यहाँ मैं लिख दे रहा हूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, 2018 की ये इनकम और 2020 की ये इनकम, ठीक है, 2020 की ये इनकम। अब उसने आगे बोला, while the ratio of tax paid by Mayank in 2018 to 2020 9 और 10, कह रहा है कि 18 से 20 में जो रिलेशन है, 18 से 20 में जो टैक्स पे करने का रिलेशन है वो 9 और 10 का है। 18 में उसने पे किया था 36, दिख रहा है आपको, 18 में इसने पे किया था 36, जो कि 9 यूनिट के बराबर है, तो 10 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी,
अगर ये 4 के बराबर है तो इसमें पे करता है ये 40 रुपए, 40 नहीं बल्कि ध्यान रहे 40 के आगे 3 जीरो, ये 36 नहीं है, 36 के आगे 3 जीरो, 36,000 है, ये 40,000 है और ये है 2020 का। अब उसने बोला कि 25% ऑफ हिज रिमेनिंग इनकम ऑन रेंट इन 2018 और 2020 में मयंक स्पेंड 1/6 रेंट देता है 18 में और 25% रेंट देता है 20 में। तो कह रहा है बताओ कि इन्होंने जो दोनों साल में बचाए हैं, डिफरेंस बिटवीन सेविंग मयंक इन बोथ ईयर, दोनों साल में जो इन्होंने बचाया है उसके बीच का डिफरेंस बताइए। आओ देखो 2000 2018 की ये है इनकम, ये है इनकम 2018 की। इसमें से इन्होंने 36 तो टैक्स दे डाले हैं। लॉजिक आप पकड़ना बहुत ध्यान से। अगर इन्होंने 36 टैक्स दे रखे, मैं यहां लिख रहा हूं, पहले 2018 लिखता हूं। 2018 इनकम कितनी है इसकी 144, इसमें से इसने 3600 टैक्स दे रखे हैं, तो 14 और 6 हो जाता है 8, इतना इसके पास बचा। ये जो बचा, इस बचे में से ये क्या करता है कि बैंक स्पेंड 1/6 रेंट। अब 108 का ये 1/6 भाग तो रेंट दे दे रहा है। अब इतना उसके पास पैसा बचा है, 1/6 अगर रेंट दे देता है तो 108 का 5/6 इसकी सेविंग होगी। 6 कम 6 8, 6 8 48, तो 18/25 90। ध्यान रहे 3 जीरो सामने है, ये उसकी क्या आई बचत, ये सेविंग आई किसकी मयंक की 2018 की। ये 2018 की सेविंग आ गई मयंक की। अब चलो आप 2020 2020 में चलोगे, मैं ये मिटा रहा हूं क्योंकि इसकी जरूरत अब है नहीं, इस टेबल की अब जरूरत है नहीं। देखो ये हमने आंकड़ा आपको दिया 2018, 2020 में चलेंगे तो मयंक की इनकम 2020 की ये है, टैक्स कितना है 40, तो 40 अगर हम टैक्स हटा दें 140, ध्यान रखेंगे इसके आगे 3 जीरो है, ये उसकी आई एक तरीके से बचत, इतना बचा उसके जीवन में। 25% तो ये भाई साहब 2020 में रेंट दे रहे हैं, 25% मतलब 1/4, और 1/4 मतलब 3/4, तो 1/4 अगर चला गया तो 140 का 3/4 बचा, 4 तिहाई 12, 2 14 होता है, 4 पचे 20 होता है, तो 35 तिया 105, ये इसकी बचत आई। और इन्होंने कहा कि ये जो दोनों की जिंदगी की सेविंग बच रही है ना, ये सेविंग है 90 और ये सेविंग है 105, इन दोनों सेविंग के बीच का डिफरेंस बता दो। 105 और 90 के बीच का डिफरेंस 15, ध्यान रहे 15 नहीं, 3 जीरो लगाना नहीं भूलेंगे, पूरे सवाल में 3 जीरो था, तो इस बड़े से सवाल का जवाब 15,000, राइट आंसर, छन्नाटेदार, बेहतरीन, जानदार, सही, ये सी ठीक। अब इसके आगे बढ़ते हैं, 30 नंबर क्वेश्चन के बाद क्या है, 31 से 35। वाह अगेन डी आई, देखो भैया मार डाला, क्या शानदार पेपर सेट हुआ है इस बार। अगेन डी आई, देखो पीओ है यार, टीआई न लगाने आए तो बेकार है, फेफड़ा लगा मेरा दर्द कर, शानदार। अगेन डी आई, और वो भी बोर्ड की। मैं आपको एक बात जरूर अपनी ओर से सजेस्ट करूंगा कि अभी पीओ के मॉक की शुरुआत है और आप इस सिलसिले से बिल्कुल माइंड सेट रहें कि कभी भी 35 क्वेश्चन में अगर 3 डीआई आ रही है, समझ रहे हो, तो बेटा 2 ही बनेगी, एक तो जाएगी बाउंस। और जहां तक मुझे लगता है ये टैक्स वाली डीआई, इसमें मतलब मेरा ऐसा ओपिनियन है, आप जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको कौन सी मुश्किल लगी। कैसलेट भी मुझे अच्छी लगी, वो बनाने लायक थी, एग्जाम ओरिएंटेड। टैक्स वाली डीआई में था लफड़ा थोड़ा, पर ठीक है, हमने पढ़ा सीखा तो हमने इसको भी बनाया, और ये डीआई भी बनाने लायक हो सकती है, बिकॉज
वोट, वोटर्स, ये सारी चीजें मैंने आपको बहुत प्यार से पढ़ा रखा है। आप ये बिल्कुल भी नहीं कह सकते कि सर वोट, वोटर्स हम लोगों ने पढ़ा नहीं है। इलेक्शन बड़े प्यार से, मैं बड़े मोहब्बत से आपको पढ़ाता हूँ। तो इलेक्शन पे बेस्ड ये प्यारी सी डीआई, अगेन हम यही कहेंगे कि आइए मिलके इस इंस्ट्रक्शन को पढ़ते हैं। लिखा है कि रीड द फॉलोइंग टेबल केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो, जो कि हम भारतीय नहीं करते। वही लिखा होता है पहली लाइन में, और यही मैं कहता हूँ होश में पढ़ो। जब तक पढ़ोगे नहीं पता नहीं चलेगा। टेबल गिवन बिलो शो द टोटल नंबर ऑफ रजिस्टर्ड वोट्स, ना कि वोटर्स। देख रहे हो, सुन रहे हो मेरी बात? देख रहे हो विनोद कैसे घुमा रहा है ये? सुना है आपने? ये देखो, ये लिखा है रजिस्टर्ड वोट, ना कि वोटर्स। अ लॉट ऑफ डिफरेंस बिटवीन वोट एंड वोटर्स। 1000 बार बता चुका हूं, तो याद करिए दिन। इन टू ब्लॉक्स ए एंड बी, total number of valid vote, these two block in 12-14 डिफरेंट ईयर। चलो मेरे तो समझ में आ गया, आपके पता नहीं। देख, ग्राफ देखना जरा एक बार सब लोग। ये ग्राफ, इसमें अगर गौर से देखेंगे तो इसमें सबसे पहले दिया हुआ है रजिस्टर्ड वोट। ध्यान रखिएगा, यहाँ लिखा हुआ है एक लाइन, नोट में एक लाइन लिखी है, ये पढ़ना बहुत जरूरी। नोट वोट किसी में लिखा हो जरूर पढ़ा करो। लिखा है नंबर ऑफ वोट रजिस्टर्ड इन एनी ईयर। आपको किसी ईयर के अगर रजिस्टर्ड वोट जानने, तो नंबर ऑफ वैलिड वोट और नंबर ऑफ इनवैलिड वोट, जो कास्ट, वैलिड और इनवैलिड जोड़ दो, रजिस्टर्ड वोट होता ही, जिसको हम लोग रजिस्टर्ड वोट भी बोलते हैं, या फिर पोल्ड वोट भी देते हैं। क्योंकि भैया तुम हो वैलिड हो, तो फिर आप इस डीआई में मत बैठिए। ये डीआई सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए है जो 18 से ऊपर के हो। आप अभी छोटे बच्चे हैं, आप मत देखिए इस डीआई को, ये शो आपका नहीं है। आप 30 क्वेश्चन तक देख लिए, बहुत, बस आप जा सकते हैं बिल्कुल यहाँ से। ये गड़बड़ हो जाएगा नहीं तो एकदम चुप बैठिएगा, कुछ पूछिएगा नहीं बाद में कि सर ये वैलिड और इनवैलिड क्या हो गया। 18 साल से ऊपर वालों के लिए, अभी तुम छोटे बच्चे हो। आओ देखो, समझना। कह रहा है टोटल नंबर ऑफ रजिस्टर्ड वोट इन एनी ईयर, किसी ईयर का आपको वोटर्स चाहिए। अगर वोट चाहिए तो वैलिड और इनवैलिड को जोड़ देना, तो आपको वोट मिलेंगे, ना कि वोटर्स मिलेंगे। वोट और वोटर्स में आप भी समझ रहे हो, बहुत प्यारा सा डिफरेंस मैंने आपको बता रखा है। अब ये आगे आ जाओ टेबल में, तो कह रहा है कि रजिस्टर्ड वोट इन ब्लॉक ए में जो रजिस्टर्ड वोट है वो 750 है। बी में 2012 में 1200 है। वैलिड कितने हैं? 200 है। और बी के वैलिड कितने हैं? 1000 है। तो अगर रजिस्टर्ड का मतलब ये हुआ कि जो पड़े हैं वो 750 है, उसमें से वैलिड है 200, तो इसका मतलब 550 इनवैलिड हो जाएंगे। रजिस्टर्ड वोट कितने हैं? 1200। वैलिड वोट कितने हैं ब्लॉक बी में? 1000। तो इनवैलिड कितने हो जाएंगे? 200। और यही सेम कहानी है 15 की। ठीक है भैया, यही सेम कहानी है 15 की। पढ़िए और लगाइए, बड़ा ही आसान, कुछ भी नहीं है, बड़े प्यार से। आओ, कह रहा है आउट ऑफ टोटल इनवैलिड वोट इन ब्लॉक ए इन 2012, क्वेश्चन नंबर 31, 2012 ब्लॉक ए इनवैलिड चाहिए। देखो जरा, ब्लॉक ए में 2012 में 750 रजिस्टर्ड वोट है, वैलिड उसमें से 200 है, तो इनवैलिड 750 माइनस 200, 550 इनवैलिड। इसके बाद इन्होंने बोला कि द रेशियो ऑफ मेल वोट एंड फीमेल वोट वॉज 6:5। इसी को बांट दो 6 और 5, मेल और फीमेल। 11 यूनिट की वैल्यू दिस, 1 यूनिट 50, 6 और 5 का रेशियो, तो ये हो गया 300, और ये हो जाएंगे 250। हो गया। आगे फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द टोटल फीमेल इनवैलिड वोट इन ब्लॉक
ए, फीमेल ए, ये फीमेल ए के साथ डिफरेंस बताना है 12 के साथ टोटल इनवैलिड वोट ब्लॉक बी 250 तो एक तो ये लेना है और हमें ब्लॉक बी के 2015 के इनवैलिड वोट ले। इनवैलिड आप जरा देखिए कि 2015 में ब्लॉक बी में इनवैलिड निकालना है। रजिस्टर्ड कितने हैं? 1300 रजिस्टर्ड है 1300 और वैलिड वोट ब्लॉक के वैलिड कितने हैं? 1000। बी की बात कर रहा हूं, ब्लॉक बी की। रजिस्टर्ड है 1300, ठीक, और वैलिड कितने हैं? 1000। तो इनवैलिड कितने हो गए? 300। और डिफरेंस आपसे पूछा था तो जवाब हो गया 50। 50 हो गया जवाब इसका, ठीक। और लगाऊंगा मैं, मजा आ रहा है मुझे तो लगाने में यार, और लगाऊंगा। हाँ सर आइए। अरे तुम लोग पीओ बनोगे नहीं बनोगे, चीकू भैया हमारा बन जाएगा किसी दिन, हमको इसी की चिंता रहती है। आ देखो क्वेश्चन नंबर 32 जरा देखिए आप। कह रहा है टोटल इनवैलिड वोट इन ब्लॉक ए एंड बी टुगेदर इन 2015 का बताना है भैया। इनवैलिड ए प्लस बी दोनों चाहिए, ठीक है। कह रहा है बताओ हाउ मच परसेंट मोर और लेस, ये कितने प्रतिशत कम और ज्यादा है किससे? टोटल वैलिड 2012 वैलिड बोथ ब्लॉक लिखा है इसमें, ए और बी, ठीक है। इससे ये कितने प्रतिशत कम और ज्यादा है ये बताना। आओ देखो 2015 के ए और बी के इनवैलिड चाहिए, तो ए के कितने हैं? 900 720, इसमें से वैलिड है तो 80 800 और 900 यानी 180 हो जाएंगे ये 180। बी के भी इनवैलिड चाहिए तो 1300 और 1300, तो टोटल कितने हो गए? 480 हो गए। वैलिड चाहिए ए के और बी के, किसके? 2012 के, 12 ये है। वैलिड चाहिए ए के है ये 200 और बी के कितने हैं? 1000। ए के हैं 200 और बी के कितने हैं? 1000, तो ये कितने हो जाएंगे? 1200। आपको बताना इससे ये कितने प्रतिशत ज्यादा है। 12 दहा में 120 दिख रहा है, 12 चौके 48 दिख रहा है, 5 और 2 दिख रहा है, तो इससे ये कितने प्रतिशत कम या ज्यादा है? कम ही है। परसेंट लेस देन निकालिए, कितना कम है? 3 कम है। किससे? 5 से बताना था इंटू 100, तो जवाब हो गया 60%। 60% कम है, कोई दिक्कत नहीं, बड़ा प्यारा सा सवाल, आराम से लगा। अगला एक सवाल और लगाऊंगा मैं, क्वेश्चन नंबर 33। इफ द इनवैलिड वोट in block B in 2012 were again allowed for a recast। काश ऐसा हो जाता, मजा आ जाता। मतलब वोट हो गया है और वापस आपको मौका दिया जा रहा है इस चीज का, रिकॉस्ट करने का। कह रहा है कि जो 2000 बी ब्लॉक में, ब्लॉक बी 2012 में जितने इनवैलिड वोट थे, अब 12 बी में कितने इनवैलिड थे देखना जरा। 12 ये है और बी के इनवैलिड आपको बताना है, तो 12 बी के बताने, 1200 में से 1000 तो वैलिड है यानी 200 इनवैलिड है। इसका कितने परसेंट लोगों को बोला है उसने रिकॉस्ट करने का देखना जरा। इन्होंने बोला है कि 25% लोगों को हाँ, इन 200 लोगों को वापस से बोला गया कि आप वापस से वोट दे सकते हैं। तो कह रहा है कि ओनली 25% वर वैलिड फ्रॉम देम। तो जब 200 लोगों को बोला गया कि आप वापस से, क्योंकि ये सारे इनवैलिड थे, तो इनको ये बोला गया कि आप वापस से रिकॉस्ट कर सकते हैं, मतलब वापस से आप वोट दे सकते हैं।
तो ये पाया गया कि केवल 200 का 25% वोट ही वैलिड पाए गए। 200 में से केवल 25% वोट इसके वैलिड हुए, तो 200 का 25% कितना होगा? 50 होगा। हाँ, 200 का 25% कितना हो जाएगा? 50 हो जाएगा। कह रहा है इतने वोट, मतलब 200 लोगों ने वापस रिकास्ट किया, तो उसमें से 50 वोट वैलिड निकल गए। तो कह रहा है बताइए टोटल नंबर ऑफ वैलिड वोट इन ब्लॉक बी, ब्लॉक बी 2012 आफ्टर रिकास्टिंग। तो ब्लॉक बी में 2012 में, पहले से 2012 में वैलिड वोटों की संख्या कितनी थी? 1000, है ना। और रिकास्टिंग में 50 वोट और जुड़ गए हैं, 50 वोट। तो ये कह रहा है कितने हो जाएंगे? टोटल हो जाएंगे 1050, 1050। ये इस सवाल का झन्नाटेदार जवाब, बिल्कुल बढ़िया। ठीक है, तो ये मैंने लगा दिए। आपके कितने क्वेश्चन? 5 है, मैंने 3 लगा दिए। अब तो ये इजी क्वेश्चन है, इसमें कोई दम नहीं। तो ये था पेपर का एनालिसिस। ये हमारे चमकते सितारे एसबीआई पीओ देवांश विश्वकर्मा जी, और इसके नीचे आपको दिख रहे होंगे हमारे झन्नाटेदार सबसे अच्छे कलाकार, हर तरीके से, हर चीज में प्रबुद्ध, और पढ़ाई में, सिंगिंग में, हर चीज में हर तरीके से प्रबुद्ध, जिनका नाम भी है प्रभांशु सिंह, कर्नाटका बैंक के। तो ऐसे ऐसे सिकंदर अपने पास पड़े हुए हैं अच्छे अच्छे। तो ये था बेटा टोटल 35 क्वेश्चंस के हमारी तरफ से आपके जीवन को कामयाब बनाने के लिए एनालिसिस। जो मुझसे हो पाया मैंने आपको बेहतर से बेहतर सोल्यूशन दिया। आप कोशिश करिए कि उसको और ज्यादा से ज्यादा लगाकर सीखें। तो अगेन वापस नेक्स्ट संडे वापस हम लोगों की मुलाकात होगी इसी तरीके से टेस्ट डिस्कशन के साथ। तब तक के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। हर संडे जुड़ते रहिए, मॉक देते रहिए, जिंदगी में आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू।